क्या होगा कॉमन कोल्ड के लिए ट्रीटमेंट? मतलब इस सिंपल हम मेडिसिन लेते हैं ना। हाँ मेडिसिन हम लेते हैं। हाँ तो मेडिसिन से नाम लेते हैं। हाँ हाँ, तो और क्या लिखना है? जैसे ये काम का आपने बता रहे थे क्या ये फेलियर किसी पे भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, देखो मेरा आइडिया थोड़ा डिफरेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ तुम फेयर बना रहे हो, रफ बना रहे हो, इट्स योर कॉल। बस ये होना चाहिए कि तुम्हें जो चीज ढूंढनी है वो तुम्हें उस जगह पे मिलनी चाहिए। When you are writing one topic, make sure you have ample amount of space to write something more. तुम फेयर बना रहे हो, रफ बना रहे हो, एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट चला रहे हो, पार्टीशन बना के चला रहे हो, जब भी तुम्हें कोई चीज पढ़नी है, रिवीजन करना है, एटलीस्ट यू शुड नो कहाँ पे कौन सी चीज है। राइट मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, सर का अलग है, सर कलर पेन्स वगैरह यूज करवाते हैं। राइट थोड़ा प्रॉपर तरीके से होता है। गेटिंग माई पॉइंट? बट आई थिंक क्लास 11-12 के बच्चों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सो रिलेटिवली आई डोंट स्पून फीड मच, आई विल मेक यू वर्क। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारा डिस्कशन क्यों स्टार्ट हुआ अभी। क्वेश्चन सही पकड़ा कि नहीं पकड़ा मैंने? राइट एक ही बीमारी के एक ही सिम्टम 4 अलग अलग बीमारी में आ सकते हैं, और आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी बीमारी है? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आर यू वेरी क्लियर विद द सिम्टम्स? सीजन क्या है? इसीलिए मैंने सीजनल, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या कभी भी पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को, तो कभी भी कोई भी टीचर इस पे, मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने नहीं देखा कि वो बता रहा हो या बोल रहा हो कि इस सीजन में ये बीमारी होती है। ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपने घर जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल के देखी, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। पर जब हम ट्रीट करने की बात करते हैं या समझने की बात करते हैं या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, देखो डायबिटिक पेशेंट साल भर कभी भी आ सकते, कैंसर का पेशेंट साल भर में कभी भी आ सकता है। राइट ठीक है, अभी कोविड के लिए सोच रहे थे कि गर्मियों में उसका फैलाव कम हो जाए। राइट हीट बहुत ज्यादा है इंडिया। ठीक है, वेस्ट में इतना क्यों फैला? वहां पे ज्यादा हीट नहीं है। इंडिया में 35-37 डिग्री इज अ वेरी रेगुलर टेम्परेचर, जो कि वायरस सरवाइव नहीं करेगा सरफेस पे, एयर में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो व्हाट इंडिया वाज थिंकिंग कि 2 महीने ये बंद कर देते हैं फुल गर्मी में, तो क्या होगा, वायरस का जो ग्रोथ है उसको होस्ट नहीं मिलेगा। हाँ ऊपर 10th में हो, ऊपर है बेटा क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस हिसाब से क्या होगा कि अभी ठंड के लिए फिर से वापस गाइडलाइंस दे दी, ठंड में बच के रहो थोड़ा सा, बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर्स आर वेरी गुड फॉर वायरस प्रोपगेशन। और अब कंफ्यूजन क्या हो गया, किसी को फ्लू हुआ, वो भी ठीक रहा है। फ्लू, नॉर्मल फ्लू जो होता है वो 3 दिन में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, बट फ्लू के सिम्टम्स और कोविड के सिम्टम्स रिलेटिवली सिमिलर है, और कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, या उसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फ्लू की इज्जत नहीं बची। फ्लू किसी को भी हो रहा है, छींक रहा है कोई पर्सन, तो क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, या तेरे को कोरोना है, अड़िया दूर, अड़िया या मैं अड़िया। तो ये क्या हो गया, you are treating a normal flu patient as a covid patient, which is not right. unnecessary उसको कोई सा ड्रग पकड़ा देना। भाई राइनो वायरसेस होते हैं जो फ्लू क्रिएट करते हैं। इंडिया में फ्लू का कोई शॉट नहीं लगवाता, बट वेस्ट में देयर इज an actual vaccine being given to people for the flu, कॉमन कोल्ड। ठीक है, गर्मी में भी सर्दी होती है, व्हाई? गर्मी में सर्दी कैसे हो जाती है?
और डायरिया में गर्मी में सर्दी, बस सर्दी बोला मैंने, कोल्ड लगना। कोल्ड कैसे हो जाता है? आपकी नाक बह रही है, गर्मी में कैसे होती है ना? फील किया है ना क्यों होता है? हाइपर सेंसिटिविटी अलग चीज हो गई। कोल्ड इसलिए हो जाता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन एकदम से कर दोगे बॉडी। आपको बोला जाता है कि धूप में से अगर आ रहे हो तो पहले स्वेट को सुखाओ और उसके बाद फिर पानी पियो। गरम गरम बॉडी और एकदम ठंडा करने की कोशिश करोगे तो सर्दी बनने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? So how many people? 1, 2, 3, 4, 5. 5 people are on. Right. आप लोग को आवाज आ रही है घर पे? माइक ऑन करके बताइए मेरे को। यस सर। ओके, असाइनमेंट जो दिया था वो किसने किया है? लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट दिया था मैंने, क्या हुआ? असाइनमेंट नहीं किया क्या किसी ने? यस सर किया है। किया है? चलो बताओ कुछ, क्या होती सीजनल बीमारियां कौन कौन सी होती है? थोड़ा सा ही बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सर आई हैव डन अ मॉनसून डिजीज। हाँ, मॉनसून की डिजीजेस बताओ। बताओ बताओ। डेंगू, मलेरिया, यस, टाइफाइड, टाइफाइड, कॉलेरा, कॉलेरा, वायरल फीवर, जॉन्डिस, राइट। और दूसरा कोई सा जॉन्डिस, सीजन? विंटर स्टमक सीजन में इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, आरएस वायरस, आरएसवी। राइट। यस, और बस इतना ही। समर्स के लिए समर में कोई डिजीज, कोई ऐसी प्रेवलेंट जो होती है समर्स में? डायरिया। डायरिया क्यों होता है? डायरिया क्यों होगा? हमने कुछ खा लिया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया तो डायरिया हो जाएगा। नॉर्मल वेज में उसको फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं, राइट? कि मैंने कुछ गलत खा लिया या फिर ठीक नहीं था या फ्रेश नहीं था, इसलिए मैंने खाया और मुझे प्रॉब्लम हुई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको जब भी डिजीज रिलेटेड डिस्कस कर रहे हो या सोच रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि अगर मैं तो सीजन में मैं हूं, सीजन में कुछ एंटीबायोटिक्स रेगुलर जो उसको देनी है वो देगा, कोल्ड के लिए कुछ देगा, ठीक है? बुखार को ट्रीट करने के लिए कुछ होगा तो वो मोस्ट ऑफ क्या करेगा? पेन किलर में पैरासिटामोल रेगुलर यूज करते हैं, या बुखार कम करने के लिए सिनारेस्ट या ऐसी कोई कॉम्बिनेशन जो ड्रग जो रहती है वो रेगुलर में वही दवाइयां नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो दवाई से उसको ठीक नहीं हो रहा है, देन द डॉक्टर विल चेंज द, राइट? मलेरिया के लिए एक बेसिक टेस्ट होता है, मलेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने कहां तक लिख लिया था, कहां तक पढ़ा था? निमोनिया हमने देख लिया था, राइट? सो निमोनिया के आगे जो हमें देखना है, कॉमन कोल्ड और निमोनिया वाला पैराग्राफ के आगे हम बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है मलेरिया। पहला टॉपिक जो आज जो हमको डिजीज डिस्कस करनी है वो मलेरिया है, ठीक है? एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिससे कि मरने वाले लोग साल भर में वर्ल्ड वाइड लाखों की संख्या में, ठीक है? दे आर इन लैक्स। अगर हम मिलियंस की भी बात करें कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है तो वो नंबर भी कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही लोग मरते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मलेरिया के लिए
वैक्सीन क्वेश्चन मार्क है, वैक्सीन है कि नहीं। मेरे पास अभी एक आंसर आया, नहीं। है बोल रहे हो, नहीं है। घर पे बैठा कोई स्टूडेंट बोलना चाहेगा इसके लिए आंसर? वैक्सीन फॉर मलेरिया, घर पे बैठा कोई स्टूडेंट इसका आंसर देना चाहेगा? यस या नो में आंसर चाहिए मुझे। एनीवन? निधिका, सुहानी, निहारिका, केंद्रा एंड रितानिया, एनीवन? आप में से है? The answer is no. अभी तक मलेरिया को टारगेट करके वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, कोशिश जारी है, ठीक है। इधर से निकल जाओ, चढ़ के निकलो। सो मलेरिया के लिए वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर मलेरिया, राइट? ओके, मूव एट द एंड या फिर उस कॉर्नर पे आ जाओ। मलेरिया वायरस हाँ, नहीं होता। और ऐसी भी कोई बात जरूरी नहीं है कि वैक्सीन सिर्फ वायरस के अगेंस्ट में होती है। डिप्थेरिया किससे होता है? इज अ बैक्टीरियल। न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल क्या होगा? न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, तो फिर उसके अगेंस्ट में तो वैक्सीन अवेलेबल है। नहीं, इजी भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द वायरस टाइप। HIV की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बनी? तो फिर कैटेगरी आ गई। कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी क्यों फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं? क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, नहीं तो इसी वैक्सीन को बनने में 5 से 10 साल लगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसी वैक्सीन को बनने में और मार्केट में आने में 5 to 10 इयर्स लगते हैं। HIV कब डिटेक्ट हुआ था? 70s में। 80s में वर्ल्ड में पता चला था देयर इज अ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वैसे उसकी अगर आप डिटेल स्टडी करोगे मेडिकल लेवल पे, तो दैट इज नॉट एन एक्चुअल वायरस बेस्ड, वो कुछ और ही है। देयर इज डिफरेंट हाइपोथेसिस। HIV के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक बैकग्राउंड है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये बोलती है कि वायरस वाज डेवलप्ड बाय यूएस मिलिट्री और उसको रशिया में नहीं, अफ्रीका में टेस्ट कर रहे थे कि अगर ये वायरस हम वहां पे फैला के टेस्ट करके उसको कंट्रोल कर सके तो दैट विल बी वन ऑफ द बायो वेपन वी कैन हैव। जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलती है कि चाइना एक्चुअली डेवलप्ड दिस वायरस, इट वाज अ काइंड ऑफ अ बायो वेपन, राइट? ओके, सो मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। चलो मलेरिया के बारे में बात करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे। सो मलेरिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये प्रोटोजोन कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनस का नाम है प्लाज्मोडियम, राइट? और इसमें 3 अलग अलग स्पीशीज जो कॉमनली मलेरिया कॉजिंग में होती है। कौन कौन सी? फैंसीपेरम, वाइवैक्स और बी मलेरिया, बी फैंसीपेरम, मलेरिए, और बी वाइवैक्स, राइट? तो ये 3
ऑर्गेनिजम्स हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम मलेरिया बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में रहता है, लिवर में भी जाता है, वो भी हम देखेंगे कैसे जाता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में डिस्कस करी हुई है। बट इन अ रेयर केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये प्रोटोजोआ गलती से भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके चला गया तो ब्रेन फीवर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मलेरिया का जो इफेक्ट पता चलता है कि जब वो स्पोरोजोइट्स रिलीज करते हैं तो स्पोरोजोइट्स नहीं, जो इन्फेक्टिव स्टेज जो आरबीसी को फोड़ के निकलती है और फिर वो एक हीमोजोइन करके एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको काउंटर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। तो बॉडी को फीवर आने का मतलब क्या? बॉडी किसी चीज को रेजिस्ट कर रही है। फीवर कब आ सकता है? जब हम थक गए हो ना, तब भी फीवर आ सकता है। क्यों? अगर फीवर आएगा तो आप सोचोगे कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है हीट, राइट। फैल्सिपेरम वाइवेक्स और मलेरिया कॉमन ये वाला चलता है। सबसे वर्स्ट वाला जो है फैल्सिपेरम का, राइट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ देखो एनसीईआरटी में, राइट। Plasmodium falciparum is the most serious one, which can be fatal also, right? बहुत माइनर चीजें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए जिससे कि आपका सोचने का तरीका एज अ मेडिकल स्टूडेंट डेवलप हो, तो आपको थोड़ी दिक्कतें कम हो। आपको याद नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा। आपको रटना क्या पड़ेगा? भाई बीमारी और उसके ऑर्गेनिज्म का नाम और कुछ सिम्टम्स रटने पड़ सकते हैं, पर एक बार जब रूटीन में आ गया कि यार ये बीमारी ऐसी, तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा, वो इम्यून सिस्टम अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें और क्लैरिटी बढ़ने। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवेक्स मलेरिया, राइट। इट्स अ डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है? दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टू होस्ट रिक्वायर्ड। कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? दो। तो पहले हम इसका इन्फेक्शन साइकिल जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 148 आप निकाल के देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे इमेज दी हुई है। अगर इमेज में प्रिंटिंग है, जो टेक्स्ट का प्रिंटिंग अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट वो सारी चीजें लिखवा देता हूं, मैं बोलता हूं, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है प्रॉपरली तो राइट इट डाउन, ठीक है। लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? पहला स्टेप पॉइंट क्या होता है? शुरू एक कैरियर मॉस्किटो में मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। हर एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी नहीं करता, ठीक है, और हमें पता भी नहीं है कि कौन कैरी कर रहा है या कौन नहीं। सो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि मच्छर से दूर रहो, अगर काटा तो मलेरिया, राइट। यही सोचते हैं। पहला स्टेप क्या बोला गया कि उस मच्छर ने बाइट किया, वो कैसा मच्छर होना चाहिए? फीमेल एनोफिलीज होना चाहिए और कैरियर, तभी आगे डिजीज फैलेगी, राइट। तो ये कैरियर आया कहां से होगा? किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को इसने बाइट किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, बाइटिंग ऑफ द एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू अ हेल्दी पर्सन। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ये। दूसरा, अब जो इन्फेक्टेड स्टेज वाला जो था, जो फीमेल एनोफिलीज के माउथ से निकल के ब्लड में सर्कुलेशन में गया था, आपको ये जानना भी जरूरी है कि जब कोई ब्लड सकिंग एनिमल कहीं पे ब्लड सक कर रहा होता है तो उसको एक चीज क्या करनी पड़ेगी?
उस ब्लड को कंटिन्यूअस कॉलम में चलते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? Yes, they have to release a anticoagulant जिससे कि ब्लड कोआगुलेट नहीं हो जाए। एक और एग्जांपल बता दो। डायलिसिस में अरे मच्छर की बात कर रहा हूँ, काटने की बात कर रहा हूँ। डायलिसिस में किसी को काटना नहीं है। ओके, ऐसा कोई और एग्जांपल जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जब ब्लड सक कर रहा है तेरा आंसर सही था पर तूने गलत बोला, बता दे, उसी को आगे बढ़ा ले। एनीवन फ्रॉम होम? घर से कोई बोलना चाहेगा? अरे भाग तो नहीं गए? बोलिए बोलिए। यस, एनीवन? नहीं? अरे सिंपल सा तो है, ये पेरेंट कौन रिलीज करता है? हेपेरिन और एक और होता है एंटीकोगुलेंट, लीच ना, लीच। ये क्या रिलीज करती है? लीच कौन सी कैटेगरी में आती है? हिरुडिन, हिरुडिनी कैटेगरी है। हेपेरिन कौन रिलीज करता है? ये कौन से चैप्टर में आएगा? अब ये आपके तरीके से पूछ रहा हूं मैं, आप चैप्टर वाइज समझते हो कि इस चैप्टर में ये पढ़ा, ये चैप्टर में ये पढ़ा, ये चैप्टर में ये पढ़ा, कनेक्ट नहीं किया। जो लीच रिलीज करती है वो हिरुडिन रिलीज करती है। एंटीकोगुलेंट है, याद आ रहा है कुछ? एनिमल किंगडम, एनिलीड, और कुछ नहीं याद आया? एनिलीडा कैटेगरी में आता है तो बताना। लीच, लीच के साथ और कौन होते हैं? अर्थवर्म और नेरिस। कुछ याद आ रहा है? देखो अभी बायोटेक में एक और क्वेश्चन आएगा, हेपेरिन क्या है, हिरुडिन क्या है। हिरुडिन बनता है, कैसे बनाते हैं? आएगा, आगे आएगा, ठीक है। एनीवे, तो दे हैव टू रिलीज अ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। मच्छर को भी एक एंटीकोगुलेंट रिलीज करना पड़ेगा जिससे कि ब्लड की मूवमेंट कंटिन्यूअस चलती रहे। जो सलाइवा में क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजोइड्स, वो किस में आ जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और सर्कुलेशन से घूम के कहां पहुंच रहे? सेकंड स्टेज में, लिवर में पहुंच, राइट। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? They reach the parasites, sporozoites, the blood. So this is the second. The parasite reproduces asexually. इस पॉइंट को अंडरलाइन करना, they reproduce asexually. देखो बहुत माइनर सा पॉइंट है, पूछा जा सकता है नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, ह्यूमन में होता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, रिप्रोडक्शन करने के बाद वो पैरासाइट कहाँ जा रहा है? अब रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, ठीक है, bursting the RBC and causing the release of hemozoin. क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया, हीमोजोइन, और इस केमिकल के रिलीज के कारण ठंड लग के बुखार आता है। तो जब मलेरिया का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पहले क्या बोलता है? बुखार आ रहा है। डॉक्टर पूछता है ठंड लग रही है?
हाँ लग रही है, ठंड लगती है और बुखार आता है। टाइमिंग क्या है उसका सर? वही 5 से 7 या 8 के बीच। वाई? मलेरिया जैसी डिजीज है पर तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रही है। तुम रोज सुनते होगे, महीने में 1 बार नहीं 2 बार सुनते होगे मलेरिया मलेरिया मलेरिया, पर उसके बारे में कभी सोचा नहीं कि होता क्या होगा। इतना डिटेल कैसे? अभी एक और बताऊंगा मैं आपको जब हम एलिफेंटाइसिस की बात करेंगे। फाइलेरियल वर्म, बुचेनेरिया बैंक्रॉफ्टी, इट्स अ एस्के हेल्मिंथ ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बात करूंगा। शाम के टाइम पे ठंड देख के बुखार क्यों आता है? बिकॉज उनको भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि मच्छर एक्टिवेट कब होगा। मच्छर शाम के टाइम पे एक्टिवेट होता है। गेट इट? ठीक है। अब वो एग्जैक्टली कैसे होता है शायद पास से डिड्यूस कर लिया होगा किसी साइंटिस्ट ने। क्योंकि क्या होता है कि जब दिन में तेज धूप रहती है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर एक सेंट्रल लोकेशन पे एक छोटी सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है? मेलेटोनिन। मेलानिन नहीं, मेलेटोनिन। और वो मेलेटोनिन से क्या होता है, उसका अमाउंट कम होता है दिन के टाइम पे सनलाइट के इफेक्ट के कारण, और रात के जैसे दिन कम होते चले जाता है, लाइट कम होती चली जाती है, तो वो अमाउंट कम होते चले जाता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ने के कारण नींद आती है। सिकार्डियन रिदम या स्लीप साइकिल, ये पता था? पता था स्लीप साइकिल में मेलेटोनिन ऐसे काम करता है, पता था? तो समहाउ शायद ये होता होगा कि मेलेटोनिन का लेवल डिटेक्ट हो पा रहा हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि शाम के टाइम पे ठंड देखे बुखार, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा? टेस्ट करवा लेगा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में उसको क्या दिख जाएगा? प्रोटोजोआ दिख जाएगा, और प्रोटोजोआ जैसे दिखेगा दैट इज मलेरिया, यस या नो, बस ऐसे ही आता। और उसके अगेंस्ट में फिर क्या होगा? मलेरिया की मेडिसिन। अब वो टैबलेट फॉर्मेट में भी आती है, और दूसरा इंजेक्शन। इंजेक्शन इज रिलेटिवली फास्ट, क्योंकि टैबलेट स्टमक में जाएगी, डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर सर्कुलेशन में जाएगी, इट विल टेक टाइम। 5 मिनट में इफेक्ट चालू होता है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर आपने इंजेक्शन दे दिया है, और मसल से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन में चलेगा। तो फोर्थ स्टेप समझ में आया? क्या हुआ? They reproduce asexually in liver, फिर उसके बाद आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर जगह खत्म हो गई तो बर्स्ट करके बाहर निकल गए, और बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? हेमोजोइन एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिससे कि ठंड के बुखार आता है। तो ये सिग्नल हो जाता है क्या कि भाई मुझे मलेरिया है। क्या बात समझ में आ रही है? और अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, इस कारण से क्या होता है, 1 साल हुआ, अगले साल भी होगा। बात समझ में आ रही है? मुझे खुद को हुआ है, कंसेक्यूटिव ईयर्स में हुआ है, 2004 2005, और दोनों बार आई टुक 3 डोजेस ऑफ इंजेक्शन। मैं टैबलेट नहीं खा रहा था। देन 2008 में भी हुआ था एक बार, तो डॉक्टर ने तो टेस्ट ही नहीं किया, सीधे बोला कि इंजेक्शन लगाओ, खत्म। ही वाज सो गुड एट दैट, एक इंजेक्शन लगा, सेकंड डे तो आई वाज अप एंड रनिंग, और उसका डोज पूरा कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक, क्या ये क्लियर है अभी तक? राइट? घर पे जो बैठे बच्चे उनको क्लियर हो रहा है पॉइंट्स, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी? यस या नो में रिप्लाई करें। Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? वी हैव कवर्ड 4 पॉइंट। ठीक है, आरबीसी को बर्स्ट करके वो बाहर निकल चुका है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में उसके सेल्स रनिंग है। अब उसमें भी क्या है, आप देखोगे आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट स्टेप, द सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। वो आरबीसी में पैरेलल डेवलप भी हो रहे हैं, और जब मच्छर
उस इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट करेगा तो वो किस में चले जाएगा, वेक्टर में चले जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में चले जाएगा और फिर आगे की लाइफ साइकिल वो वहां कंटिन्यू करेगा। तो ये हो गया आपका 5th स्टेप। 6th स्टेप में क्या हो रहा है, बाइटिंग के बाद वहां पे गया, ब्लड मील के साथ गया। 7th स्टेप में क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटोज स्टमक। इसका मतलब क्या है, मॉस्किटो इज अनेबल टू डाइजेस्ट क्या प्लाज्मोडियम। अगर डाइजेस्ट हो जाता, राइट, क्या है बात समझ में आई? मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बीमारी कॉज करनी है तो उसको सिस्टम के डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमें तैयारी करनी है नीट की तो मेंटली भी तो हमें रेडी होना है ना, वी हैव टू बिकम डॉक्टर्स। अगर हम मेंटली रेडी नहीं है तो या तो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि मैथ से तो हमें डर लगता है इसलिए हम बायो में आ जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट फिर क्या हुआ, वो सारे के सारे डेवलप हो गए। डेवलप होने के बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, स्पोरोजोइड्स escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland और वहां जाके स्टोर हो गया। Then they wait for the next fight। क्या ये लाइफ साइकिल क्लियरली समझ में आई है? क्लियर है? लाइफ साइकिल क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, इमेज फॉर्मेट में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, स्टेप्स याद रखना। क्या ये बात क्लियर है अभी तक में? ओके, अब आई वापस पीछे वाले पेज पे आ जाओ, 147 पे। अब वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, वो पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पूरा ग्लांस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज के नाम दिए हुए जो आपको याद रखना है। इसका वेक्टर का नाम आपको याद रखना है, फीमेल एनोफिलीज है, राइट, क्योंकि इसमें एक एडीज मॉस्किटो भी आता है, एडीज इजिप्टी। वो क्या फैलाता है, डेंगू, चिकनगुनिया। तो एडीज इजिप्टी अलग से दिखता कैसे है, अगर मच्छर उड़ता हुआ दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर आपको व्हाइट स्ट्राइप्स दिख रही है, दैट इज एडीज इजिप्टी। डिफरेंस समझ में आएगा आपको? एकदम मच्छर दिखेगा तो आप ध्यान से देखना, वो मच्छर में अगर आपको व्हाइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, उसकी जो अपेंडेजेस हैं उसमें आपको व्हाइट लाइंस दिख रही है, तो समझ जाना दिस इज एडीज इजिप्टी। और ये तो और ज्यादा खतरनाक है, मलेरिया से तो फिर भी बच जाएंगे, ठीक है, पर चिकनगुनिया या डेंगू में हालत खराब हो जाती है, बिकॉज डेंगू के इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट एकदम गिर जाता है, राइट। उसको भी मैनेज किया जाता है, वो अलग है, डेंगू को होने के लिए चिकनगुनिया, दैट इज द वायरल डिजीज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया, इसके सिम्टम्स हैं, राइट। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एनसीईआरटी में इसका ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ है, यू हैव टू जस्ट मेंशन कि कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, ठीक है। बहुत कॉमनली यूज भी होती है। कुछ लोग तो इतने प्रोएक्टिव रहते हैं कि जैसे ही बारिश का सीजन शुरू हुआ तो एक डब्बी यहाँ पे टेबल पे रख दी, रोज एक एक टैबलेट पॉप कर दे के मलेरिया नाम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी, ओके। Penicillin is a bacterial antibacterial, it's an antibiotic. Antibiotic doesn't work on protozoans, right? सेम है इसके, तुम मेरे पास केमिस्ट्री के डाउट्स लेके आए और मैं केमिस्ट्री के डाउट्स सॉल्व करूं, मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली वर्क्स ऑन बैक्टीरिया ओनली। एंटीबायोटिक एंटीवायरल, वायरस के अगेंस्ट में काम कर रहा है। एंटीपायरेटिक जो टेम्परेचर को कम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी
बॉडी के अंदर किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन हुआ हो, डैमेज हुआ हो, डैमेज रोज होता है, मेजर डैमेज जब बॉडी रिएक्ट करती है और जो हमें फिजिकली पता चलता है बॉडी में पेन हो रहा है। पेन क्यों हो रहा होगा? मसल्स थोड़ा बहुत टूटा होगा, वर्कआउट ज्यादा हो गया, लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट हो गया, या फिर वर्क ज्यादा कर लिया या कुछ कर लिया ऐसा जिसके कारण इंटरनल माइनर से डैमेज हुए, तो बॉडी पे पेन हो रहा होगा। तो पेन किलर क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी। फिर क्या होता है? एंटी हिस्टामिन। किसके लिए होता है? एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे, अलग अलग ड्रग्स टाइप के बारे में बात करेंगे, वो सब हम करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट डिजीज इज अमीबियासिस। वो आपने क्या? मलेरिया का ड्रग, हाँ, मलेरिया का ड्रग होमवर्क दिया बेटा। द ड्रग, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये होमवर्क है। और सोर्स भी लिख लेना उसके साथ, प्लीज यू विल नो कहां से ड्रग आ रहा है, राइट? Okay, let's move on to the next disease mentioned in NCERT, that is amoebiasis. Amoebic dysentery बोलते हैं इसको। इसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, जो कि पानी कंटैमिनेटेड वाटर से होता है मोस्टली। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका is a protozoan parasite in the large intestine of human which causes amoebiasis. Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain and cramps, stools with excess mucus and blood clots. तो ये symptoms अपने को जो NCERT में दिए हुए हैं एटलीस्ट उतने तो याद रखने हैं, right? House flies act as mechanical carriers and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of infection. इसलिए बोलते ना, जो हाउस फ्लाई है अगर वो घर में है तो भी डर रहता है कि मक्खी कहीं खाने पे बैठ ना, क्योंकि कहां से बैठ के आई है और क्या लेके आई है। कैरियर्स ऐसे ही तो होते हैं। कैरियर्स कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं होता है पर दूसरे को वो कॉज कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैरियर्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजीज के बारे में डिस्कशन था, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आर वी क्लियर? ठीक है, कुछ 2-3 डिजीजेस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट फैसियोला हिपैटिका, लिवर फ्लू, लिवर का इन्फेक्शन करता है। अब मुझे बताइए कि ये कौन से फाइलम का ऑर्गेनिज्म है? हाँ क्या? हेल्मिन 2 कैटेगरी। I want a specific phylum. हाँ, Platyhelminth, correct. Platyhelminth, right? NCERT के हिसाब से इसका एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। कौन सा है वो? वैसे तो आइडियली हाइड्रा होना चाहिए। पीछे बैठ, हम बाहर नहीं जाते। पीछे बैठिए ना, पास में क्यों बैठ गए हो? तेरे पास खुद के पास एनसीईआरटी नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? ये कोई एक्सक्यूज है? पीछे बैठो। हाँ, वहां से देख।
दिख जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके। ये ले ले, मेरे को जरूरत नहीं है अभी। देख फ्लैटी हेल्पिंग है फैसियोला हेपेटिका, ठीक है। ये ध्यान रखना फैसियोला हेपेटिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। इट्स अ डाइजेनेटिक, अगेन डाइजेनेटिक क्या है, इसमें भी दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो शीप, काऊ या फिर ह्यूमन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सब क्या कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, मैमल्स की कैटेगरी में, ठीक है। और मैमल्स भी कैसे वाले, जो घास खाते हो, ये भी ज्यादा जरूरी है। क्या खाते हैं, घास खाते, राइट, ओके। जो ह्यूमंस नॉन वेजिटेरियन तो ह्यूमंस नॉन वेज हैं तो वेज भी तो खाते हैं ना, दिन भर चिकन ही खाता है, राइस रोटी कुछ तो खाते होंगे ना। हाँ तो सिंपल है ना, ओके। ओके, सेकेंडरी होस्ट स्नेल। सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल है। राइट, ठीक है। अब बेसिकली क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इन्फेक्शन करता है लिवर में जाके, इसलिए लिवर फ्लू बोला जाता है इसको। जैसे आप जो डिजीज का नाम बोल रहे थे कि डिजीज का नाम है एक्चुअली लिवर फ्लू की, लिवर को इन्फेक्ट करता है। जैसे टेपवर्म, टीनियासिस, तो टीनियासिस क्या है बेसिकली, टेपवर्म का इन्फेक्शन बॉडी। टेपवर्म निकलता है ना, लंबा सा ही निकलेगा, ठीक है। एस्कैरियासिस जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट दिया हुआ है, एस्कैरियासिस बेसिकली है क्या, एस्कैरिस का इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो भी कैसे होगा, वो भी हम लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। अभी पहले ये देख लेते हैं फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लू, इसी में और भी फ्लूक्स होते हैं, जैसे ब्लड फ्लू हो गया, शिस्टोसोमा हो गया, राइट। ऐसे कुछ डिजीजेस है। ये पहले एआईपीएमटी में इसके 5 इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है, ठीक है। 5 इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, उनके नाम ठीक है। देखिए लार्वल स्टेजेस बोलते हैं, 5 लार्वल स्टेजेस, ठीक है। हमें सिर्फ बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हम इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको एनिमल किंगडम के क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। प्लैटियल में लिवर फ्लू की बात कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस द साइकिल। So basically it starts from here, मेटासर्केरिया। तो मेटासर्केरिया इज द लार्वल स्टेज जिससे कि ये मैमल को इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे, क्योंकि दिस इज बाउंड टू लीव्स ऑफ ग्रास। अब इसी पे इतना ध्यान रखिए, ये कैसे यहां तक पहुंचा मैं आपको बताऊं। पत्तियों पे ये मेटासर्केरिया चिपका हुआ, ग्रेजिंग एनिमल आया, ठीक है, और उसको खा लिया। किसको, इस ग्रास को खा लिया। ह्यूमन शीप खाते हैं, ह्यूमन काऊ खाते हैं, उनको यहां से आ सकता है। और कौन सी बीमारी होती है ऐसी, टीनियासिस, टेपवर्म वाली बीमारी होती है। एक पोक टेपवर्म होता है
और एक काउ टेपवर्म होता है, बीफ टेपवर्म, एक पोर्क होता है, एक बीफ होता है। इन दोनों के टेपवर्म अलग अलग होते हैं, इनके दोनों के थोड़े थोड़े माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है। आ रही बात समझ में? तो जो बीफ या पोर्क नहीं खाता है तो उसको टीनियासिस तो होगा ही नहीं। क्या बोलते हैं? मीजली कुक्ड मीट। कौन सा मीट? बीफ या पोर्क। इंडिया में पोर्क कम चलता है, बहुत कम चलता है, हाँ बहुत कम चलता है, राइट? ये ध्यान। सो लीव्स ऑफ ग्रास में ये है एंटर द गट ऑफ शीप, काउ, ठीक है, या एंटर करेगा। अब गट में जाने के बाद ये एक्चुअली कहा जाता है, ये मूव करता है लिवर, कहा लिवर पे जाएगा। लिवर फ्लूक की बात कर रहे हैं ना, तो कहा जाएगा? लिवर तक जाएगा। तो गट में पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता हो गया भाई? स्टमक पे जाएगा पहले, स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रॉस करना है और उसके बाद इंटेस्टाइन तक पहुंचना है। और इंटेस्टाइन में फिर जो बाइल डक्ट आ रही है, जहां लिवर से बाइल डक्ट आ रही है, उस डक्ट के थ्रू लिवर में पहुंचना। समझ में आया कहां से पहुंचा? वाया इंटेस्टाइन, वो गट के थ्रू कहां पहुंच गया? लिवर में पहुंच गया। रीजेंस लिवर, और वहां पे वो फर्दर क्या करता है? ग्रो करता है। कौन? हेपेटिक लार्वा। ग्रो करने के बाद क्या करता है? नेक्स्ट एग्स इन डंग। नहीं बोल रहा हूं और सुन के आप लोग घर में क्लियर है? डंग में रिलीज हो गए एग्स। अब ये डंग कहाँ गिरा है? सॉइल पे गिरा है, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है? ये एग्स हैच करते हैं। एग्स हैच करने के बाद, एम्ब्रियोनेशन होने के बाद, एक प्रोसेस खत्म करता है, हैचिंग खत्म करके फिर नेक्स्ट लार्वल स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मीरासीडियम। मीरासीडियम लार्वा पूरी बॉडी सरफेस पे सीलियाज होते हैं। क्या होते हैं? तो सीलिया मूवमेंट करने में यूज में आता है जब, और वो सीलिया में मूव करके कहां जाएगा? क्योंकि स्नेल भी कहां पाया जाता है? मॉइस्ट एरियाज में पाया जाता है, जहां पानी होगा वहां पाया जाता है। स्नेल में कौन चला गया? मीरासीडियम लार्वा जो है वो स्नेल में चला गया। अब स्नेल में सेकेंडरी होस्ट में जाने के बाद वो कन्वर्ट होता है दूसरे लार्वल फॉर्म में जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट, और फिर स्पोरोसिस्ट से वो रेडिया फॉर्म में आता है, नेक्स्ट लार्वल फॉर्म में आता है, और ये फिर क्या होता है? ये एक्चुअली एग्जिट करता है। रेडिया बाहर निकलता है, एग्जिट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म आता है लार्वल फॉर्म सर्केरिया। तो ये भी लार्वा है, ये भी लार्वा है, ये भी लार्वा है, ये भी लार्वा है, और ये भी लार्वा है। कितने हो गए? मीरासीडियम स्नेल में गया, स्नेल में जाके स्पोरोसिस्ट बना, स्पोरोसिस्ट से वो कन्वर्ट हुआ मोल्टिंग से, हैचिंग से रेडिया में, रेडिया से फिर वो मोल्ड होके किसमें हुआ? सर्केरिया में कन्वर्ट हुआ। अभी क्या हो गया? सेकेंडरी होस्ट से बाहर आ चुका है। कहां आ चुका है? बाहर आ गया है। कौन? सर्केरिया। अब ये सब कहां हो रहा होगा? मॉइस्ट एरिया में हो रहा होगा जहां पे पानी रहता है। ये बात क्लियर है? पानी रहता है तो पानी में क्या होगी?
ग्रास होगी और उस ग्रास पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक के बैठेगा, एनसिस्टमेंट कर लेता है। एनसिस्टमेंट मतलब क्या, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेना, सिस्ट खोल, और सिस्ट बना लिया मतलब क्या, प्रोटेक्शन। अब वो थोड़े टाइम तक रहेगा, कब तक, जब तक ये ना आ जाए और उसको इंजेस्ट ना करनी। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? ठीक है। ये सब में बीमारी किसको हुई? होस्ट को हुई ना, लिवर डैमेज। स्टार्टिंग में क्या बोला, तो फिर पूरी कहानी पढ़ ली, कहानी का सोर्स क्यों पढ़ रहे थे वो नहीं याद रहा, यही बात दिमाग में। ठीक है, मतलब वो 10 मिनट का अगर डिस्कशन होगा तो स्टार्टिंग के 2 मिनट मेमोरी गई। कोई ऐसे धीरे धीरे टच करेगा ना तो याद नहीं रहेगा किसी ने धीरे से टच किया था। वो धीरे से टच सिर्फ तब याद रहता है जब कोई प्यार में हो कि उसने टच किया था, वो याद रहेगा। या फिर बहुत जोर के मारा हो, व्हाई, बिकॉज दैट इज एन इम्पैक्ट। उसमें न्यूरोनल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, फील होता है नहीं ये तो लगा है, जोर से लगा, व्हाई, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम में लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड शॉर्ट टर्म पोटेंशिएशन वाली चीज है, मेमोरी फंक्शन। किसी एक चीज को बार बार देखते रहो तो मेमोरी हो जाएगी, उसकी बन जाएगी। कैसे बनेगी, एक बार में याद रह जाता है, 15 सेकंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वेशन किसका स्ट्रांग है, अगर तुम अपने घर से यहाँ तक आते हो, अगर सेम रोड से आ रहे हो तो तुम्हें ये पता होगा कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है और कहाँ पे गड्ढा है। वो कैसे याद रहता है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है तब। आपको पता होगा यहाँ पे गड्ढा है और अगर गड्ढा भर दिया है तो भी पता चलेगा कि ये गड्ढा भर दिया। व्हाई, क्योंकि आपको याद। हरी बात समझ में, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ड्राइवर सक्सेसफुल कब होता है, टैक्सी ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर, उसको एक बार रूट याद रहता है। आप नई जगह लेके जाओ उसको, नए रास्ते से लेके जाओ, वो वापस सेम रास्ते से आपको ले आएगा और आप क्या करोगे, वो मैप खोल के देखते रहोगे कहां से आए थे। सर इस रास्ते से आए थे, हमने इतने लेफ्ट लिए, इतने राइट लिए और यहाँ से ऐसा टर्न लिया था, फिर यहाँ से ऐसा टर्न लिया था। वो एक्चुअली सारे स्पॉट्स देखते हुए चलता है क्योंकि उसको वापस रिटर्न जाना है। एज अ पैसेंजर हम ध्यान नहीं देते, अगर हमें पता होगा तो हम बता देते हैं, पर ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो उसकी क्वालिटी ही यही रहेगी। क्या, एक बार ले जाओ, आप तो यहीं रहते हो, यहाँ से हिमाचल पास पड़ता है आपको, 4 धाम यात्रा वहीं की वहीं कर सकते हो, तो यहाँ के ड्राइवर्स को तो रिलेटिवली पता होना चाहिए ना कि वहां पे कैसे रोड है क्या है, क्योंकि गए हुए होते हैं, यहाँ से पास में काफी लोग जाते रहते हैं। पर जो अगर मैं बात करूं कि एमपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या सदर्न इंडिया से कोई ड्राइवर बोलेगा सर मैं आपको उत्तराखंड घुमा के पूरा ले आऊंगा, मैं गया हुआ हूं, मेरे को रोड पूरा पता है, कहाँ पे क्या चीज होती है, उनका यही काम होता है। आपको ये बताना सर चाय यहाँ अच्छी मिलेगी, सर आपके हिसाब से खाना इस होटल पे अच्छा मिलेगा, क्यों, आई बात समझ में, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन, ये समझ में आया, क्लियर है। स्नेल में यहां से एग्स रिलीज हुए, एग्स ग्रो करेंगे, एम्ब्रियोनेशन होगा, हैचिंग होगी। इट्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग जब हैच करेगा तो मल्टीसेलुलर स्टेज भी आनी चाहिए, वो ग्रो करेगा, मीरासीडियम लार्वे फॉर्म में। ये लार्वा जो है इसकी बॉडी पे पूरे सरफेस पे सीलिएटेड होता है, याद नहीं रखना, वैसे आपको समझाने के लिए होगा। सीलिया होता है, सीलिया वाटर में मूव कर सकता है या मॉइस्ट जगह पे मूव कर सकता है। वो किस में जाएगा, स्नेल। स्नेल इज अ सेकेंडरी होस्ट।
स्नेल में जाके वो बाकी बची भी अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ाता है। वो लार्वा स्नेल में आया, वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोसिस्ट से फिर से हैचिंग हुई, किसमें कन्वर्ट हुआ, रेडिया में कन्वर्ट हुआ। रेडिया की स्पेलिंग REDIA है, ठीक है। उसके बाद रेडिया रिलीज हुआ होगा, और रिलीज होके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सर्केरिया के फॉर्म में, और सर्केरिया से फिर वो मेटासर्केरिया फॉर्म में आ गया। और मेटासर्केरिया फॉर्म में आना मतलब क्या, एनसिस्टमेंट कर लेना, एक लीफ के ऊपर अपने आप को चिपका लेना और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप करके रख लेना। आई बात समझ में? दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस कहां से आता है? यस, द सोर्स। अगर सोर्स से आ रहा है, लैक्टोबैसिलस आ रहा है, इसका मतलब क्या, दूध में ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन करते हैं। और पाश्चराइजेशन किया मतलब क्या, बैक्टीरिया को किल करने की प्रोसेस करी। और टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए एकदम गर्म करना तेज, और फिर रैपिड कूल कर देना। कितना, 4 डिग्री पे लेना एकदम से, उसको टाइम नहीं मिले बैक्टीरिया, शॉक आता है, शॉक लगता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर था, एकदम से गिरा दिया टेम्परेचर, शॉक लग के बैक्टीरिया को समय ना मिले। पर अगर वो पाउच में पैक करके रख दिया है, ठीक है, तो उसको किस में रेफ्रिजरेट करना है, 4 डिग्री पे रेफ्रिजरेट करके रखना होगा, 0 डिग्री पे भी करके रखोगे, फ्रिज में तो 4 डिग्री होता है मोस्टली, ठीक है। रेफ्रिजरेट करके रख दिया, अब उसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, द प्लास्टिक बैग इज कंप्लीटली सील्ड, वहां से एयर अंदर नहीं घुस रही है। अगर उसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो फटा क्यों, दूध फट क्यों गया, उसमें कर्डिंग क्यों हो गई? द क्वेश्चन इज ओपन, क्लास स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दूध जो हम पाउच पैकिंग में खरीद के लाते हैं या लूज दूध खरीदते हैं, हमने उसको गर्म कर दिया, ठीक है। लूज दूध तो पता है ओपन है, और जो पाउच पैकिंग है, तो पाउच पैकिंग में हम क्या मानते हैं कि इसकी वैलिडिटी पैकिंग डे के 2 दिन बाद रहती है। अगर आज की तारीख में पैक हुआ है, आज कौन सी तारीख है, 5, अगर आज पैक हुआ है तो ये 7th तक कंज्यूम हो जाना चाहिए, और 7th तक इसको 4 डिग्री टेम्परेचर पे ही रखना है। आई बात समझ में? ये उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शंस। वो दूध का पाउच अगर मैंने ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो उसमें कर्ड बन जाएगा, कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो हुआ कैसे? लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा? हाँ, लैक्टोबैसिलस तो हमने फिर उसको जो किल किया था, हमने उसका पाश्चराइजेशन किया था। नहीं, पैकेट पैक ही है ना, खोला ही नहीं ना, हमने पैकेट को एज इट इज रख दिया रूम टेम्परेचर पे, प्लेटफॉर्म पे रख के भूल गए। एनीवन ऑनलाइन कोई बोलना चाहेगा, माइक ऑन करके बोल सकता है। पाश्चराइज है ना, पाश्चराइज करके तो पैक करा, और पैक करने के बाद मैं घर पे लेके आया, और मैं घर पे लाके मैंने प्लेटफॉर्म पे रखा कि मैं अब दूध गर्म कर लूंगा, पर मैं भूल गया। क्या होगा? एनीवन? कोई ऑनलाइन में से कोई बोलेगा? जब उसको हीट शॉक दिया जा रहा था, लिसन केयरफुली, जब उसको हीट शॉक दिया जा रहा था तो हमारी कोशिश क्या थी कि हम सारे बैक्टीरिया को किल कर दें। क्या कर दें? सारे बैक्टीरिया को किल कर दें। पर
उसी प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया ने क्या करा, अपने आसपास एक सिस्ट बना दिया जो उसको हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर ले, रेजिस्ट कर ले। अब वो आपने हाई टेम्परेचर पे भी रखा तो भी लैक्टोबैसिलस तो उसमें अभी भी सिस्ट फॉर्म में है। सिस्ट क्यों बना था? सिस्ट क्यों बना? प्रोटेक्शन के लिए। आई बात समझ में? प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको हाई टेम्परेचर से बचा सके। रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में एक ऐसा केमिकल है जो उसको हाईली रेजिस्टेंट बना देता है। कौन सा केमिकल था वो? यस। क्या होता है केमिकली? वो केमिकली क्या होता है? इट इज ऑर्गेनिक, यस। लिखो होमवर्क। ये भी बच्चा है। हाँ गोला पटका है। कोई बात नहीं, लास्ट बेंच पे बैठ जाओ। ऑनलाइन ऑनलाइन 5 बच्चे हैं, अभी 2 ही बचे। है? 5 थे, अभी 2 ही बचे। स्पोरोपोलिनेन केमिकली क्या है? ठीक है, एक लिख लीजिए, हम लोग आपको चीजें याद रहनी चाहिए थोड़ी सी, आगे का पार्ट और पीछे का सपाट ना हो जाए, जो हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते चले। किसमें? लूज दूध में भी रहेगा ना, हवा से थोड़ा लैक्टोबैसिलस टपक के गिर जाए। लूज में सब में ही होता है। सोर्स तुमने बता दिया ना कि भाई काऊ से या बफेलो से जो दूध निकल रहा है, काऊ में तो ऑलरेडी है ना गट में उसके भाई। हाँ तभी तो आएगा। ठीक है, पर ह्यूमन मिल्क स्टराइल होता है। ह्यूमन मदर मिल्क जो होता है वो स्टराइल होता है। और स्टराइल का मतलब क्या? बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। Until and unless अगर मदर इन्फेक्टेड है किसी ऐसे वायरस या बैक्टीरिया से जो मदर मिल्क के थ्रू बाहर जा सके तो वो कंडीशन अलग हो जाती। पर अगर हेल्दी फीमेल है तो उसका मिल्क जो डायरेक्टली हो रहा है तो दैट इज अ स्टराइल मिल्क, ह्यूमन मिल्क की बात है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल समझ में आई हमें यहाँ तक? Right. Moving on to next. Ascariasis. Ascariasis की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट डिजीज है एस्कैरियासिस, caused by Ascaris. It's a nematode. It's a Ascahelmin. कौन सा वर्म है? राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल की लेंथ कम होती है, फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है, और फीमेल का जो एंड पोर्शन होता है, टेल पोर्शन, वो कर्व्ड। ठीक है, इतना पता है ना? ये पढ़ा है हम। हाँ, ये 11th का सिलेबस। ठीक है, एस्कैरियासिस की बात करते हैं तो एस्कैरियासिस क्या होता है? नूडल्स जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? नूडल्स जैसा दिखता है। और एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड किया, इंडियन बच्चा था कोई, जो उसको एस्कैरियासिस हो गया था। उसके इंटेस्टाइन को बाहर निकाला, खोला, ओपन किया, इतना बाउल भर के एस्कैरियासिस निकाला, इतना बड़ा बाउल भर के। और बच्चा मेरे को वीडियो फॉरवर्ड करके बोलता, सर देखो मैगी निकल रही, मैगी। अरे भाई स्टमक में पचेगी नहीं क्या मैगी? पेस्ट हो जाता है सब कुछ। तो इंटेस्टाइन में से क्या निकलेगा? पेस्ट ही होना चाहिए। और अगर निकल रहा है कुछ लंबा लंबा तो दैट इज नॉट अ फूड, दैट इज समथिंग एल्स। फिर उसको बोला, देख वीडियो के आखिरी में देखना, वो हिलता हुआ भी है मैगी थोड़ी सी।
मैगी तो पतली होती है, तो नूडल साइज का था। इतना भी तो दिमाग लगाना चाहिए ना थिकनेस के साथ, राइट। एस्कैरियासिस की बात करें, क्या है ऑर्गेनिज्म का नाम? एस्कैरिस, राइट। राउंड वर्म कैटेगरी, एस्केलमेन, नेमेटोड भी बोलते हैं इनको। ओके, एस्कैरिस में क्या होता है? इसमें एक ही होस्ट होता है, तो ये कैसा हो गया? मोनोजेनेटिक। एक ही होस्ट है, इसमें कोई वेक्टर नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सॉइल और ह्यूमन, सॉइल और ह्यूमन। क्या हुआ? किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उसने क्या करा? फीसिस ड्रॉप करी, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस उसने ड्रॉप करी सॉइल पे, ठीक है। अब वो सॉइल में क्या हो गई? मिक्स हो गई, एग्स थे, वो यहीं थे सॉइल में। अब कोई बच्चा या हम भी रहेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम सॉइल में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा? वो हमारे हैंड्स में चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। आ गया? अब ये मोस्ट ऑफ द केस में एस्कैरियासिस होता किस में? छोटे बच्चों में। व्हाई? क्योंकि वो आने के बाद हाथ नहीं धोते, उनको पता नहीं, या फिर अगर वो कर भी रहे हैं हाथ बाद में भी धोए, पर क्या हुआ? बीच में उन्होंने मुंह में हाथ डाला, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ह्यूमन के अंदर आ गया, ह्यूमन के अंदर आ गया, मतलब ये सॉइल में था, फीसिस के थ्रू ड्रॉप हुआ था, ह्यूमन में वापस आ गया। अब ये ह्यूमन में वापस आया तो क्या होगा? मुंह से जाएगा ना, ट्रैवल करके जाएगा कहां पे? स्टमक, स्टमक के एसिड से भी बचेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इंटेस्टाइन से निकल के जाता है कहां पे? लिवर में। रीच लिवर वाया इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन तक पहुंचाएगी, उसके बाद क्लियर है? ब्लड स्ट्रीम वगैरह क्रॉस करके वो लिवर तक पहुंच गई। अब उसके बाद क्या होता है? लिवर को थोड़ा ग्रो करेगा, उसके भी अलग अलग स्टेजेस होंगी ग्रो करने की। अब लिवर से क्या होता है? ये वाया डिफरेंट ट्यूब्स होते हुए, कौन सी? आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट, वहां से क्रॉस करके वो लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। और फिर लंग्स में थोड़ा ग्रो करने के बाद वो आगे वापस से फूड पाइप से होके, ठीक है, रीचेस इंटेस्टाइन वाया फूड पाइप। इट टेक्स टाइम, कुछ घंटों में नहीं हो जाता, इट टेक्स इट्स टाइम, ठीक है। तो बेसिकली इन्फेक्शन स्टेज से फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन। हर बीमारी का डिफरेंट होता है। अगर आप कोरोना डिजीज या कोविड-19 को आप ट्रैक कर रहे होंगे तो पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक का होता था, फिर वो 15 डेज का हो गया, फिर वो 21 डेज का हो गया, और किसी किसी में 1 महीने का हो गया। तो दिस इज हाईली वेरिएबल सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोगों को ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे, ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद सेकेंड इन्फेक्शन हो गया, ऐसे भी केसेस और है। आई बात समझ में? तो ये अपनी साइकिल कंप्लीट करके फिर वापस इसने थ्रू अपने कुछ एग्स रिलीज कर, बेसिकली क्या, हाँ बेसिकली क्या हुआ? आप गए, फीसिस गए, और इसका दूसरा भी रास्ता है। कैसे? आप गए, आपने
फीसिस ड्रॉप किया, फिर आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। आपने सिर्फ पानी से हाथ धो के खत्म कर लिया, राइट? आपने सोप से वॉश नहीं किया तो ये वापस एंड देन इट गोज बैक, ऐसा भी हो सकता है। आई बात समझ में? आपके हाथ आपने वॉश किए ही, छोटा बच्चा कर सकता है। और वो भी कौन से बच्चे होंगे जो कि थोड़े से अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, इसलिए उन बच्चों में शायद ये ज्यादा तकलीफ पाई जाती होगी, क्योंकि ये तो जाते हैं कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे बच्चे, क्योंकि सिस्टम भी ऐसा होता है, भाई नहीं है टॉयलेट अवेलेबल, बच्चे को बोल दिया भाई यहाँ साइड में बैठ जाता है। अब बच्चा क्या करता है, मस्ती करता रहता है, खेल भी लेता है, सबके अंदर भी हाथ भी लगा लेगा, धो भी लेगा, और धोने के बाद फिर सोप से हाथ नहीं धोया तो वापस इन्फेक्शन सर्कल चालू रहता है। इतना सारा बाउल भर के एस्केरियस कैसे इकट्ठा होगा? मल्टीपल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये समझ में आया? साइकिल समझ में आया? ठीक है, इनके लिए कोई दवाइयां नहीं अवेलेबल है। एस्केरियासिस के लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, टीनियासिस के लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, वुचेरिया बैंक्रॉप्टी एलेम्फेंटाइसिस के लिए भी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। इनको क्या करना पड़ता है? सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। क्या ये बात क्लियर है? उसे पता कैसे चलता है कि वो किस स्टेज में मतलब जाता है? उसका एक पूरा साइकिल है ना, टाइमिंग है, इतने टाइम में मोल्ड होके ये स्टेज में आता है, फिर इस स्टेज में आता है, इस स्टेज में आता है, तो ऐसे टाइमिंग है। हमें टाइमिंग याद नहीं करना, हमें तो सिर्फ एक जनरल आइडिया देखना है, ठीक है? और ये सर्जरी से ही बाहर। हाँ, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वेट लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खा पाता है, इंटेस्टाइन में पेन होना, बहुत सारी चीजें देखो वहाँ सिम्टम्स लिखे हुए कुछ कुछ। क्या लिखे हुए हैं एस्केरियासिस के वहाँ पे सिम्टम्स देखो। इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है। आपने बोला ना कि मतलब ये दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हाँ, घूम के घूम के वो एडल्ट फॉर्म में आ गया, अब लंबा दोबारा वापस हो जाता है। कहाँ? बाहर तो ना निकलता इंटेस्टाइन में, इट इज एंडोपैरासाइट। क्यों जाएगा? सॉलिड ऑर्गन कट करते हो ना, इट इज लाइक अ टिश्यू, मसल जैसे टिश्यू होती है ना, वैसा होता है। इंटेस्टाइन कैसी होती है? हॉलो होती है। जगह कहाँ रहेगी? तुमको बोला जाएगा तुमको वायर से यहाँ से वायर कर देते हैं, जाए तुम क्या बोलोगे? सर मैं वायर में कैसे घुसूं, मैं साइज इतना बड़ा है। तो तुमको पाइप फॉर्मेट में भेजा जा सकता है ना, पाइप में तुम फिट तो हो सकते हो, हाइपर लूप लगा के भेज दे तुम, राइट? हाइपर लूप नहीं देखते? हाइपर लूप पता है? नहीं पता? क्यों? इलॉन मस्क का नाम सुना है? कौन है वो? टेस्ला का सीईओ है, उसी की एक कंपनी है हाइपर लूप। दे क्रिएट अ टनल टाइप सिस्टम जिसमें कि 500 किलोमीटर की स्पीड से वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स जाएंगे। बॉम्बे से पूना में एक हाइपर लूप बन रहा है, या बैंगलोर से कहीं के लिए बन रहा है हाइपर लूप, पहला हाइपर लूप इंडिया में। ट्यूब में आप बैठो, छोटे से कैप्सूल में बैठो, 30 मिनट्स में मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, ठीक है? एस्केरियासिस हो गया, सिम्टम्स दिखे पे, ये सिर्फ होगा सर्जिकल। एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंटाइसिस में आपको बहुत बढ़िया से दिखता है क्या? किसी का लोअर लिम्ब या फिर लोअर पोर्शन क्या हो गया है? फूल गया है। हाथी पांव की बीमारी बोली जाती है इसको। क्या बोली जाती है? हाथी पांव।
ठीक है, एक इमेज दिख रही होगी आपको एनसीईआरटी में, दिख रही है? ओके, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, Wuchereria bancrofti, इट्स अगेन क्या है ये? एस्के हेल्मींथ है। कौन सी कैटेगरी का है? एस्केरिस के सेम फाइलम वाला। इसको और क्या बोला जाता है? फाइलेरियल वर्म बोला जाता है। ठीक है, इसका जो वेक्टर होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वेक्टर। ठीक है, अब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो भी था, वेक्टर था, वो क्या करेगा? किसी पर्सन को बाइट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इन्फेक्टिव स्टेज ट्रांसमिट करेगा। अब ये इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? ये ब्लड में सर्कुलेट होके और कहां पहुंचती है? लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड्स goes and deposit in lymph nodes. वो भी कहां वाली? ये लोअर लिम्फ के आसपास में जो लिम्फ नोड्स हैं वहां जाके डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वहां पे भी हो सकती है, आपके आर्म्स वाले जगह पे भी हो सकती है, पर मोस्टली क्या होता है? हाथी पांव, तो पांव तो नीचे होता है ना, ये तो ना पांव। ठीक है, अगर 4 लेगेड हो तो चारों लेग्स है, पर हमारे में क्या हो गए? वो आगे के जो 4 लिम्ब्स थे वो 4 लिम्ब्स अब किस में कन्वर्ट हो गए? हैंड्स में। क्या बात क्लियर है? गोज एंड डिपॉजिट इन लिम्फ नोड्स, और नोड्स में जाके क्या कर देता है? ब्लॉक क्रिएट कर। क्या क्रिएट कर देता है? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? लिम्फ बनता कैसे है? लिम्फ बनता कैसे है? ब्लड से निकलता है। कहां निकलता है? कहां निकलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है हमने 11th क्लास में। क्या पढ़ा था उसमें? आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज में से कुछ नहीं निकलता। आर्टेरियोल्स में से कुछ नहीं निकलता। निकलता कहां से? कैपिलरीज से। तो कैपिलरीज से जो फ्लूइड ऊज आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो टिश्यूज में, कैपिलरीज में जो लिक्विड बाहर निकलता है प्रेशर के कारण, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद आया? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्म्स। क्या बोलते हैं? ये कैपिलरी की वॉल है, ये टिश्यू की लेयर है, इसके बीच में जो छोटी सी स्पेस होती है बहुत माइन्यूट सी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहां पे जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब वो वापस कैपिलरी में नहीं रह सकता। ये कैपिलरी में जगह ही उतनी थी ना, जितना एक्स्ट्रा था वो बाहर कर दिया। वो क्या होता है कि जो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, अब ये आगे 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 मूव होगा ड्यू टू मस्कुलर मूवमेंट, और ये फ्लूइड आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिम्फेटिक डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिम्फेटिक डक्ट में चला गया और ये फ्लूइड एक्चुअली क्या बनाता है? लिम्फ। क्या बनाता है? लिम्फ। और जो नोड्स होती हैं वो एक्चुअली क्या होती है? बड़े स्टेशंस होते हैं जहां से ये फ्लूइड की मूवमेंट रेगुलेट होती है। ठीक है, बॉडी का क्या होता है? सारा का सारा लिम्फ क्या होता है? वापस कहां से? इधर से एक और इधर से एक, तो बॉडी के दोनों साइड से, दोनों हाफ से एक लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डंप होने वाली लिम्फेटिक, ठीक है, और राइट सबक्लेवियन वेन में लिम्फेटिक एक
जो ट्यूब होती है वो अपना सारा का सारा लिक्विड क्या करती है, कंटिन्यूअसली डंप करती जाती है, इसलिए क्या होता है, ब्लड का अमाउंट मेंटेन रहता है। कहाँ पे डंप करते हैं? सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन, ठीक है। ये आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा क्या, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता हुआ फैट बढ़ा था तो किसके थ्रू ट्रैवल करता है, वो इंटेस्टाइनल विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए या टंग लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, क्या होगा इसमें, क्या होती है, एक ट्यूब होती है, वो क्या थी, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल, और उसमें वो किससे कनेक्टेड है, लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है। तो फैट कहाँ ट्रैवल कर रहा था, यस, किस फॉर्म में, काइलोमाइक्रोन। तो वो घूम के कहाँ आया, वो ब्लड में पहले नहीं गया, वो लिम्फेटिक टिश्यू से आके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के वापस साथ में डंप किया। कहाँ डंप किया, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में आके डंप किया, जिससे क्या होता है, अब जब फैट की डिपोजिशन की बात होती है कि ब्लॉकेज हो गया, यहाँ ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज कहाँ मिलते हैं फैट के, कहाँ मिलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी मतलब क्या, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी हो, उसमें ब्लॉकेज आ जाना किसका, फैट का, तो हार्ट के पास ही है ना वो, सप्लाई तो वहीं की वहीं आ रहा है, तो वहां ब्लॉकेज आ गया, और जो हार्ट से निकलने वाली जितनी ट्यूब्स है वहां ब्लॉकेज आ गया, या फिर आपका जो आर्टरीज आ रही है उसमें ब्लॉकेज आ गया, इसलिए यही डिपॉजिट हो जाता है। कभी ऐसा बोला तुम्हारे पैर में ब्लॉकेज आ गया या हाथ में ब्लॉकेज होगा, कभी नहीं होता, क्योंकि फैट ज्यादा अमाउंट में बल्क में ड्रॉप कहां पे हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम से, तभी तो हार्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है। या तो टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा तो लिवर है, या तो एडिपोज टिश्यू है, लिवर में डिपॉजिट हो गया। पर जो ट्रांसपोर्ट की जो बात है कि इंटेस्टाइन से वो ब्लड में कब पहुंचता है, जब वो लिम्फेटिक डक्ट से ब्लड में मिक्स होगा तब जाके वो सर्कुलेशन में, ठीक है। सो अब ये जो लिम्फ नोड्स में आके कौन, फाइलेरियल वर्म ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो जो लिम्फ टिश्यू लिक्विड फ्लूइड जो है कनेक्टिव टिश्यू, उसको वापस ब्लड सर्कुलेशन में आना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम बैलेंस रहेगा, और वो नहीं होता है, जिसके कारण फूल जाती जगह क्या होगी, फूल जाएगी, हो गया ये हाथी पांव बीमारी। अब ये बड़े चतुरे हैं या चालाक है, या फिर इनके पास एक सिस्टम है, किसके पास, फाइलेरियल वर्म के पास सिस्टम है, जो हम डिस्कस कर रहे थे किसमें, मलेरिया में, कि शाम के टाइम पे ठंड देके बुखार क्यों आता है, क्योंकि मॉस्किटोज की एक्टिविटी इस टाइम पे ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में, वैसे ही फाइलेरियल वर्म का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, ये समहाउ डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड में मेलेटोनिन का लेवल कितना है, इसीलिए ये शाम के टाइम पे जब ये वेक्टर एक्टिवेट होता है, उसी टाइम अपने उस स्टेज को रिलीज करता है जो वेक्टर में जाएगा। जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स आरबीसी में बन रहे थे मलेरिया के केस में, वो शाम जो हीमोग्लोबिन के साथ रिलीज हो रहा था, तो ठंड के बुखार आ गया, साथ साथ में आरबीसी में मेल और फीमेल एग्स भी बन रहे थे, वो रिलीज होंगे, मच्छर ने काटा, मच्छर की स्टमक में आ गया, फिर वहां ग्रो करेगा, सेक्सुअली आगे रिप्रोड्यूस करके वैसे क्या करेगा, वो अपना आगे ग्रो करेगा, और फिर घूम के कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है स्पोरोजोइड के फॉर्म में, और फिर जब वो काटेगा नेक्स्ट को उसमें इंजेक्ट कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो में जाएगा, तो ये कब, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो इवनिंग टाइम में कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे एक्टिव रहता है, तो
पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की बढ़ाने के लिए वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्फेक्टिव स्टेजेस रिलीज करते हैं जब ये मॉस्किटो एक्टिवेट, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। क्या ये बात समझ में आई? तो मेलाटोनिन का लेवल चेक कैसे होगा? जब शाम हो रही होगी तो लेवल क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। दिन रहेगा तो लेवल कम रहेगा। तो जैसे ही लेवल बढ़ना शुरू होता होगा तो समूह क्या डिटेक्ट कर लेते होंगे कि भाई अंधेरा होने वाला है और मच्छर एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलिफेंटाइसिस। क्या बात समझ में आई? इसका भी इलाज क्या है? सर्जिकल। क्या बात समझ में आई? ओके। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है अभी तक? हमने अभी तक कौन कौन सी डिस्कस डिजीज करी? डिजीज कौन कौन सी डिस्कस करी? मलेरिया, लिवर फ्लूक, एस्कैरियासिस और एलिफेंटियासिस, राइट? अभी हमने 4 डिजीज डिस्कस कर ली है। एनी डाउट? जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आप लोग बताइए कि आपको कुछ डाउट है क्या इसमें अभी तक? नो सर। पक्का क्लैरिटी है इसमें अभी तक जो आपने पढ़ा? यस सर। अभी कुछ हैवी पढ़ाया नहीं है मैंने, एक्चुअली देखा जाए तो अभी हैवी हम पढ़ ही नहीं रहे। हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ हम उसको ही डिस्कस करेंगे। अभी हम इम्यून सिस्टम तक नहीं आए हैं, वहां पे सब चीजें बहुत नई हो जाएंगी आपके लिए, राइट? ओके। एक होमवर्क मैंने क्या क्या दिया आपको? एक तो स्पोरोपोलिन पे होमवर्क दिया, एक मलेरिया के ड्रग पे होमवर्क दिया, तीसरा एक डिजीज का आप लिखेंगे जापानीज एनसेफेलाइटिस। हाँ, स्पोरोपोलिन केमिकली क्या होता है? पहला होमवर्क जापानीज एनसेफेलाइटिस। हाँ, और आपको ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना, which region of India is most affected? होगा ना, इन्फ्लेमेशन तो हो गई। इन्फ्लेमेशन बेसिकली, इन्फ्लेमेशन टर्म में समझाऊंगा कि इन्फ्लेमेशन होता है जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या चीज होती है? अभी मेरी बॉडी में या आप लोगों की बॉडी में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। व्हाई? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर डैमेज कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और छोटे छोटे माइनर रिपेयर्स के लिए आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली वो बहुत माइनर इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मेजर कब पता चलता है? कि कोई चोट लगी है जो दिख गई, या इंटरनल चोट लगी है जो हमें दुख रही है पर हमें बाहर से नहीं दिख रही है। बात समझ में आई? जापानीज एन्सेफेलाइटिस का रेफरेंस सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। गोरखपुर एरिया में इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, मोस्टली किड्स होते हैं। इसका एक बहुत मेजर वैक्सीनेशन एक पूरा किया है जिससे कि रिलेटिव नंबर ऑफ केसेस कम हो, बच्चों में बहुत ज्यादा फैलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्या इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है वो थोड़ा सा डिटेल लिख लेना, उसके बारे में थोड़ी सी चीज पढ़ना, क्योंकि इसको रिलेटिवली अभी कंट्रोल किया है। पहले तक की गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया था, जो हो रहा है होने। बीइंग फ्रॉम गोरखपुर, CM of UP actually took the steps कि जिससे affected number of
चिल्ड्रन जो है वो कम हो जाए, या उनको जो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट पूरी, ठीक है। उसका प्रिवेंशन के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन या क्या उसका ड्राइव चलाया था, वो भी आप थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। आज तक के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे ये हो गया, फिर उसके बाद शायद एसटीडीज वगैरह है, वायरल डिजीजेस के बारे में है। एनसीईआरटी में क्या है? हाँ ओके, डिजीजेस यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। अभी अगर मटेरियल जो है वो, अगर क्या बचा है, रिंगवर्म, फंगल डिजीजेस विल डिस्कस, कल क्लास में पर डिस्कस कर लेंगे फंगल डिजीज वगैरह जो बचा हुआ है, फिर इम्यून सिस्टम चालू होगा, ठीक है। अगर जो इसका जो मॉड्यूल है वो अगर प्रिंट हो गया है तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास कल मैं वो मॉड्यूल और एनसीईआरटी, ठीक है। देखो मेरे को ऐसे डांटने कोई वो नहीं होता, ठीक है। जब मेरे को डांटना होगा ना, उसको पता है मैंने कैसे डांटा था लास्ट ईयर, अगर याद रह गया तो, याद नहीं रहा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब तक सर के ऊपर से पानी नहीं निकल जाएगा मैं नहीं चलूंगा, अनटिल अनलेस आप सीरियस ना हो, ठीक है। राइट, चलो ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जो पढ़ा आज का, ठीक है। डाउट हो तो कल क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है।